पहली चीज़ तो आप इस चीज़ को समझिए कि मार्केट में हर चीज़ जो है ना, आप एक लीनियर वे में नहीं होती है। ये नंबर जो है म्यूचुअल फंड का अच्छा है। इस म्यूचुअल फंड के आंकड़े से आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगस्त में भी मैंने ये बात कही थी, सितंबर में भी के लिए भी मैं यही बात कह रहा हूँ। इक्विटी इनफ्लो में गिरावट बहुत बड़ी नहीं है। 9% गिरे हैं, मैं मान सकता हूँ इस बात को, लेकिन एसआईपी का नंबर देखिए आप, 29,361 करोड़। जब तक ये नंबर इंटैक्ट है ना, 28,265 करोड़ से बढ़कर ये 29,361 करोड़ पर आया है, मतलब लोगों का डिसिप्लिन इंटैक्ट है। ये हो सकता है कि लमसम में लोग थोड़ा सा कम पैसा डाल रहे हैं, लमसम में पहले लोग जितना डालते थे उतना नहीं डाला उन्होंने, लेकिन फिर भी इनफ्लो है। पता है क्या होता है, हेडलाइन बनती है कि इनफ्लो, इक्विटी इनफ्लो 9% गिरा। अब जो गिरा शब्द है ना, मुझे उससे तकलीफ है। मेरा ये मानना है कि एसआईपी की इक्विटी इनफ्लो 30,400 करोड़, मतलब लोगों ने 30,400 करोड़ इक्विटी म्यूचुअल फंड में डाले। ये है। अगली लाइन प्ले करिए प्लीज। तो बिल्कुल 9% घटा है, लेकिन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। और कुल एयूएम भी बढ़ा ही है, यहाँ पर बढ़कर ही आया नंबर। अब देखिए कैटेगरी वाइज देखिए आप, कैटेगरी वाइज हर कैटेगरी में थोड़े थोड़े नंबर कम हुए हैं। लेकिन मैं एक चीज़ बोलता हूँ आपको, लार्ज कैप 2800 करोड़ से 2300 करोड़, स्मॉल कैप 5,000 करोड़ से 4300 करोड़, मिड कैप 5300 करोड़ से 5,000 करोड़। अगर मैं ये सितंबर के नंबर्स को 1.5 साल पहले, 2 साल पहले नंबर से कंपेयर करूँगा ना, आप लोग अरे बाप रे इतने बड़े नंबर्स आ गए हमारे। हमारी दिक्कत क्या है कि हम एकदम रिसेंसी बायस से सिर्फ पिछले महीने के नंबर से कंपेयर कर रहे हैं, तो इसके लिए आपको लग रहा है कि भाई ये नंबर का जो है वो थोड़ा सा वीक हो गया। एक इंटरेस्टिंग चीज़ रही है इस महीने, जो आई थिंक हम कुछ देर में बात भी करेंगे, इनफैक्ट अभी उसकी बात भी करूंगा मैं, उसको अभी टच अपॉन कर लेता हूँ। इनफैक्ट इक्विटी में ईटीएफ बढ़ा है, 7,244 करोड़ से बढ़कर 8,151 करोड़ आया है। गोल्ड ईटीएफ देखिए, गोल्ड ईटीएफ में 2,100 करोड़ से बढ़कर 8,300 करोड़। ये एक क्लियर कट एक आपको बता रहा है कि किस तरीके का मूव है यहाँ पर। लेकिन इसमें एक वार्निंग भी छुपी है, सिल्वर ईटीएफ में एक वार्निंग छुपी है जो इस चैनल पर हाईलाइट की गई थी। एक बार वो सुनते हैं। अगर आप सिल्वर में ईटीएफ के निवेश करना चाहते हैं, कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन देख लीजिएगा ऐसा ना हो कि आपके खरीदने के बाद ये प्राइसेस कूल ऑफ हो जाए, नुकसान हो जाएगा। तो पहले प्राइसेस चेक कर लें। लो लिक्विडिटी वाली ईटीएफ्स हैं, यहाँ पर देखें तो जबरदस्त उछाल आपको देखने को मिल रहा है। सिल्वर फ्लैट चल रहा है, लेकिन ईटीएफ यहाँ पर अगर आप देखें तो जबरदस्त मूव देखने को मिल रहा है। एक सावधानी के तौर पे कोटक म्यूचुअल फंड ने अब अपने सिल्वर ईटीएफ में पैसे लेना बंद कर दिया है। तो कहीं ना कहीं निवेशकों का हित ध्यान में रखते हुए कोटक म्यूचुअल फंड ने कदम उठाए। नया निवेश जो है सिल्वर ईटीएफ पे कोटक म्यूचुअल फंड ने बंद कर दिया। कुछ गड़बड़ है सिल्वर के प्राइस में और सिल्वर ईटीएफ के प्राइस में। यस, सिल्वर ईटीएफ का प्राइस सिल्वर के प्राइस से 10% ज़्यादा चल रहा है। तो ये क्यों हो रहा है? और ऐसे में फिर ईटीएफ अगर आप बाय कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप रिस्क ले रहे हैं। अगर आप सिल्वर ईटीएफ में निवेश कर रहे हैं तो आगाह रहिए कि आप इंटरनेशनल पैरिटी प्राइस से तकरीबन 10 से 12% प्रीमियम और उसके ऊपर जो इंपोर्ट ड्यूटी और जीएसटी काउंट करे तो राउंडेड ऑफ अनुज में ऑलमोस्ट 17 से 18% प्रीमियम पे खरीद रहे हैं। बिल्कुल, देखिए हम इस तरह के मुद्दे बार बार उठाते हैं क्योंकि आज जिस तरीके के वॉल्यूम यहाँ पर हुए हैं, उसके बाद जिस तरीके की गिरावट आई है सिल्वर ईटीएफ में, वो कहीं ना कहीं हमने कल ही वार्निंग दे दी थी आपको कि इसमें थोड़ा सा आपको केयरफुल रहने की ज़रूरत है। आई एम श्योर जिन लोगों ने इस वार्निंग को समझा होगा वो उनका थोड़ा सा पैसा बचा होगा। चलिए श्रेया, अब आगे बढ़ते हैं और आज के ट्रेंडिंग स्टॉक्स की बात करते हैं। बिल्कुल, सीएनबीसी आवाज के साथ बने रहिए, नुकसान से बचे रहेंगे। चलिए ट्रेंडिंग स्टॉक्स की बात करते हैं और जिस तरीके से मार्केट में आज रैली देखने को मिल रही है, शुरुआत तेजी के ट्रेंडिंग स्टॉक्स के साथ होगी। कहाँ अच्छी खरीदारी आज होती हुई नजर आई आपकी स्क्रीन पर। फार्मा स्पेस में भी रौनक है, सिप्ला चढ़ गया 3% के आसपास और पीएसयू बैंक्स जिस तरीके से आज के सत्र में परफॉर्म कर, एसबीआई देखिए 2% अप आज के सेशन में, एक्सिस बैंक अगेन 1.5% की तेजी, कल काफी अंडर परफॉर्म कर रहा था लेकिन आज देखिए खरीदारी होती हुई नजर आ रही है। ऑटो स्पेस से बजाज ऑटो देखिए 1.5% अप आपको दिखेगा। यस बैंक 7% की तेजी आज के सत्र में, पीजे इलेक्ट्रोप्लास एकदम से दौड़ गया 6%, यहाँ पर डिविस लैब में अच्छी खासी बाइंग 5% ज्यादा और एचएफसीएल
सुबह से वायदा के टॉप गेनर्स में शुमार है। 3% से ज़्यादा की तेज़ी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। लेकिन अच्छा मूड माहौल में भी मेटल्स बैकफुट पर। कल की रैली के बाद टाटा स्टील टूट गया 1% से ज़्यादा। TCS IT इसके नतीजे ठीक ठाक थे, लेकिन स्ट्रीट को कुछ पसंद नहीं आए, तो पनिशमेंट यहाँ पे मिली है। करीब 1.5% की करीब यहाँ पे गिरावट। JSW स्टील देखिए लगभग 1% की करीब गिरावट कल की रैली के बाद। और टेक महिंद्रा भी IT स्पेस से टूटता हुआ नजर आया, करीब 1%। इसके अलावा वायदा बाजार से आप देखेंगे तो मनप्पुरम फाइनेंस टूट गया 3% से ज्यादा। टाटा एलेक्सी अगेन बैकफुट पर है, करीब 3%। सेल हिंजिंग मेटल स्पेस से यहाँ पर बैकफुट पर नजर आएंगे, डेंट पड़ा है 3% से ज्यादा सेल में। हिंजिंग भी लगभग 3.25% से ज्यादा गिरकर कर रहा है कारोबार। अब आगे बढ़ते हैं और कार्यक्रम का क्रम समझते हैं। फंडामेंटल राय देने के लिए हमारे साथ होंगे AUM कैपिटल के राजेश अग्रवाल जी। टेक्निकल कॉल्स लेंगे हम प्रकाश गाबा, मानस जायसवाल, राजेश सातपुते, कविता जैन, अमित सेठ और सोमिल मेहता जी से 2:15 पर। यतिन मोता बताएंगे आपको CDMO वाली फार्मा कंपनियों के लिए क्या है अच्छी खबर। फिर 2:20 पर यतिन मोता ही बताएंगे टाटा कॉम का शेयर क्यों दौड़ रहा है। 2:30 बजे यतिन मोता ही बताएंगे आपको सितंबर म्यूचुअल फंड के आंकड़े कैसे रहे। 2:35 पर आशीष चतुर्वेदी बताएंगे आज सिल्वर ETFs के ट्रेडिंग वॉल्यूम में भारी गिरावट क्यों है। 2:45 पर आशीष चतुर्वेदी से जानेंगे डीमार्ट का अनुमान। साथ ही वही HCL टेक का Q2 अनुमान बताएंगे आशीष वर्मा। 2:50 पर आशीष चतुर्वेदी ही बताएंगे आपको LG के IPO का कितना बड़ा क्रेज है। 2:55 पे मार्केट बिग वॉइस में हमारे साथ जुड़ेंगे इनक्रेड एसेट मैनेजमेंट के फंड मैनेजर आदित्य सूद। 3:05 पर डीलिंग रूम चेक। 3:10 पे अनुज कल के लिए स्ट्रैटेजी यानी कि सोमवार के लिए। और 3:15 पे BTST STBT कॉल्स। चलिए हमारा पैनल तैयार है और ट्रेड्स की शुरुआत की जाए। सभी को गुड आफ्टरनून। गाबा सर बताइए इस वक्त कहाँ होगी कमाई? गुड आफ्टरनून टू यू। और मुझे लगता है ध्यान देना चाहिए बैंकिंग क्षेत्र में। स्टॉक चुना है मैंने जो मेरा पोर्टफोलियो स्टॉक इंडसइंड बैंक। इसमें क्लासिकल रिवर्सल पैटर्न है, बॉटम आउट पैटर्न है। ट्रेड करा 763 के आसपास, स्टॉप लगाएंगे 755 का, तो करीब 8 रुपए का स्टॉप है। मुझे नियर टर्म टारगेट इसका 780 नजर आता है। यस, इंडसइंड बैंक। ओके, इंडसइंड बैंक 763 पर एक पुल बैक ट्रेड, रिवर्सल ट्रेड इंडसइंड बैंक। सोमिल गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड? गुड आफ्टरनून। मेरा ट्रेड होगा लोढ़ा पर। लोढ़ा में एक एंडिंग डायगोनल पैटर्न बना है और वो ऊपर की तरफ टूटा है। ऑलरेडी हायर टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन है। ग्रेट सेटअप फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेड। यहाँ पर 1115 1115 का एक स्टॉप लॉस रखेंगे और टारगेट होगा 1230 का। ओके, लोधा में खरीदारी की राय सोमिल जी की तरफ से। रियल्टी स्पेस में अच्छी खासी तेजी हमें देखने को मिल रही है। अमित सेठ जी गुड आफ्टरनून, बताइए आपकी कॉल क्या होगी इस वक्त की? जी गुड आफ्टरनून श्रेया जी, गुड आफ्टरनून अनुज जी, गुरिन जी एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। श्रेया जी, मेरा इस समय का ट्रेड क्लियरली HDFC बैंक रहेगा। HDFC बैंक ने एक डबल बॉटम बनाने के बाद ट्रेड करा 1241 के आसपास, स्टॉप लगाना चाहिए 1220 का। 20-21 रुपए का स्टॉप है। मुझे लगता है 1280 से 1301 जोन है, वहां तक जाना चाहिए। कजारिया सिरेमिक। कजारिया सिरेमिक्स आपकी कॉल। राजेश सतपुते जी, आपका ट्रेड क्या रहेगा कैश में? कजारिया सिरेमिक्स वही था। एनीवे, तो देखिए कजारिया तो हो गया, तो अभी नेक्स्ट रहेगा तो ब्रिगेड एंटरप्राइजेस। मुझे लगता है इसका शार्ट सबको एक कॉल ब्रिगेड में करनी अच्छा पड़ेगी। ये समस्या तो रहेगी। वीरेन जी, मैंने पूरा कॉल लिख के रखा था कि मुझे ये देना है। एनीवे, ब्रिगेड एंटरप्राइजेस का टॉपिक होगा। 945 करंट मार्केट प्राइस है। मुझे लगता है कि एक अच्छा कॉन्ट्रा सेटअप है, डाइवर्जेंस है और प्रोजेक्शन होता है करीबन 970 980 तक का। सो 943 करंट प्राइस है, पिछले 2 घंटे से कंसोलिडेट हो रहा है। चार्ट अच्छा है, तो हमारा स्टॉप लॉस सेट होगा 935 पे। तो छोटे स्टॉप लॉस के साथ ब्रिगेड स्टॉप टारगेट रहेगा 970 प्लस। मीनवाइल वीरो ने जो ट्रेड स्पॉट की थी, क्या टाइमली CDSL। और देखिए आप सारे मूविंग एवरेजेस, पूरा एक कॉन्फ्रेंस था, 6 मूविंग एवरेजेस थे इन्हीं लेवल के आसपास। ऑलमोस्ट सिमिलर सेटअप था BSE का 2 दिन पहले, और BSE ने उसका ब्रेकआउट दिखाया। अब CDSL में ऑलमोस्ट उसी ब्रेकआउट की एक सेंस। और वो 1600 की कॉल जरा देखिए एक बार, जो 1600 की कॉल की शॉर्ट कवरिंग की बात हुई थी, वहाँ पर अब अभी भी 11 लाख का नहीं कम हुआ है। अब ओपन इंटरेस्ट कम हुआ है, 12 लाख का था, अब वो करीब 11 लाख समथिंग पर आ गया है। तो शानदार मोमेंटम यहाँ पर इस समय आपको CDSL में दिखाई देगा। चलिए एक और स्टॉक की बात करते हैं। वो F&O का हिस्सा नहीं है,
सरप्राइजिंगली टाटा कम्युनिकेशंस। एक बार स्टॉक लेकर आइए। आज कैश के टॉप गेनर्स में टाटा कम्युनिकेशंस। टीसीएस ने डेटा सेंटर की बात की, भागा टाटा कॉम, ऐसा क्यों? यतिन बताइए जरा। जी, तो देखिए टीसीएस ने अपने क्वार्टरली नंबर्स में जो बड़ी हाईलाइट दी वो थी बड़ा निवेश जो वो करने वाले हैं डेटा सेंटर्स में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए वो धीरे धीरे करके 1 बिलियन, 2 बिलियन, 3 बिलियन तक अपना निवेश बढ़ाते जाएंगे और कहीं ना कहीं अगले 5 से 7 साल में 1 गीगावाट की डेटा सेंटर कैपेसिटी वो बनाएंगे। तो कहीं ना कहीं इस बड़े निवेश के चलते टाटा कम्युनिकेशंस पे एक पॉजिटिव रब ऑफ आप देख रहे हैं। रीज़न इसके लिए है क्योंकि टाटा कम्युनिकेशंस के पास ऑलरेडी उनके खुद के डेटा सेंटर बिजनेस में 26% हिस्सेदारी है। थोड़ा उन्होंने डाइवेस्ट किया था बीच में, लेकिन अगर हम कनेक्शंस की बात करें, डेटा सेंटर्स को सेटअप करने की बात करें और ओवरऑल जो लैंड बैंक की बात करें, यहाँ टाटा कम्युनिकेशंस के पास वो अवेलेबल है। इनफैक्ट क्योंकि टाटा ग्रुप की ही कंपनी है तो आगे जाके टाटा कम्युनिकेशंस को बिजनेस का एक बहुत बड़ा हिस्सा आपको मिलता हुआ नज़र पड़ सकता है। तो एक तरीके से अगर आप इसको देखें तो जो डेटा में सबसे बड़ी कंपनी है मैनेजमेंट के लिए टाटा ग्रुप में, वो टाटा कम्युनिकेशंस है। और क्योंकि टीसीएस एक बड़ा डिसीजन ले रहा है इस मामले में, तो कहीं ना कहीं टाटा कम्युनिकेशंस का बिजनेस प्रोस्पेक्ट बढ़ जाता है और शायद इसीलिए काउंटर में आज 10 से 12% की आप तेजी देख रहे हैं। बिल्कुल, शुक्रिया यतिन जी। 10 से 12% की करीब करीब तेजी टाटा कम्युनिकेशन में। राजेश अग्रवाल जी, टीसीएस ने $6 बिलियन का जो बेट किया है एआई डेटा सेंटर पर, इसके संदर्भ में टाटा कम्युनिकेशन तो भाग गया, लेकिन मेरा सवाल टीसीएस पर है आपसे कि ये जो बेट है कैसा लग रहा है आपको? ये बोल्ड स्टेप लग रहा है या फिर सही ठीक ठाक वैल्यूएशन लग रही है आपको? आपका टेक इस पर? देखिए श्रेया जी, ऐसा है कि अगर टीसीएस के नंबर अगर आप देखो तो उम्मीद से बेहतर थे। मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत अच्छे थे, बट उम्मीद जो लोगों को थी उससे बेहतर थी। बैलेंस शीट बहुत स्ट्रांग है, 11 रुपए का डिविडेंड अनाउंस किया है। और अगर आप देखो तो ऑर्डर इनफ्लोज भी खराब नहीं थे, ऑर्डर इनफ्लोज भी अच्छे थे, बल्कि लोगों को ऐसा लगने लग गया था कि कुछ होने वाला नहीं। दिक्कत ये थी कि लोगों को इंतजार था फेड के रेट कट की, जिसके बाद ये उम्मीद थी कि डिस्क्रिशनरी स्पेंड्स बढ़ जाएंगे। फेड की रेट कट हो गई और ऐसे इंडिकेशन है कि शायद 2 रेट कट्स और आए तो डिस्क्रिशनरी स्पेंड्स बढ़ जाएंगे। तो पूरे आईटी स्पेस में मुझे लगता है कि एक पॉजिटिव रुझान आएगा। अब ये जो इन्होंने अनाउंसमेंट किया डाटा सेंटर वाले का, ये बहुत पॉजिटिव अनाउंसमेंट कह सकता हूँ, क्योंकि पिछले 1-1.5 साल 2 साल से लोगों की धारणा ये हो गई थी कि ये लोग कुछ कर रहे नहीं है, वो पुराने ढर्रे पे चल रहे हैं। अब चूंकि एक स्टेप इन्होंने आगे लिया है तो मुझे लगता है कि एक बहुत पॉजिटिव स्टेप है और किसी भी कारण से स्टॉक 2900 तक आता है तो मुझे लगता है बहुत अच्छी बाइंग पॉइंट हो जाएगी। कम से कम 1.5 साल का नजरिया रखें और इसे धीरे धीरे खरीदारी करें। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं, धमाकेदार ऑप्शंस की तरफ बढ़ते हैं। मानस जी, अमित जी और राजेश जी हमारे साथ धमाकेदार ऑप्शंस के लिए। मानस जी, आप शुरुआत करिए। तो देखिए, एंजल वन के ऑप्शन में खरीदारी करने की राय रहेगी। यहाँ पर स्टॉक ने कंफर्मेशन दे दिया है हायर टॉप्स हायर बॉटम्स का, तो अब शायद जो टारगेट होंगे वो 50 डे मूविंग एवरेज और 100 डे मूविंग एवरेज होंगे। तो एंजल वन का 2300 वाला कॉल ऑप्शन जो 95 रुपीज के आसपास ट्रेड हो रहा है, उसमें खरीदारी करनी है। 77 रुपीज का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। ऊपर की तरफ 135 रुपए 135 की टारगेट सेट करना है। ओके, एंजल वन की कॉल। यहाँ पे जितने भी अगर आप देखें कैपिटल मार्केट स्टॉक्स में मूव आ रहा है, आपने मानस ने एंजल पकड़ लिया, सीडीएलसीएल की भी टिप्पणी हो रही थी, बीएससी ऑलरेडी कॉल्स में शुमार है ही। अमित जी, आपका ट्रेड? विरेन जी, मैं गोदरेज प्रॉपर्टीज के साथ जाऊंगा। गोदरेज प्रॉपर्टीज का जो आज का मूव है, सिंगल कैंडल में ट्रेंड 20 और 50 डेमा क्रॉस किया स्टॉक ने। काफी अच्छे बेहतरीन वॉल्यूम्स है, पिछले 5-7 दिनों के वॉल्यूम से ऊपर ये वॉल्यूम्स चल रहे हैं। ओवरऑल एक बेस बनाया है और बेस बना के स्टॉक बाहर आने की कोशिश कर रहा है। तो इसका 2100 का कॉल ऑप्शन, 2100 का कॉल ऑप्शन गोदरेज प्रॉपर्टीज का ट्रेड कर रहा है लगभग 61-62 रुपीज पे। इसे लीजिए, 40 रुपीज का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट्स 100 रुपीज के रहेंगे। ओके, गोदरेज प्रॉपर्टीज यहाँ पे खरीदारी की राय धमाकेदार ऑप्शन के लिए। राजेश सातपुते जी, आपका कॉल बताइए। श्रेया जी, देखिए एस्ट्रल मुझे लगता है ये बहुत बेहतरीन काउंटर है। इट्स ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकआउट। 1435 का वो लेवल है, 1438 पे ये ट्रेड हो रहा है। मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ से अच्छा चलेगा। तो अगर ये ब्रेकआउट चलता है तो हमारा ऑप्शन का जो कॉल ऑप्शन है वो भी अच्छा रिटर्न देगा। सो 1440 यानी एट द मनी का कॉल ऑप्शन आप बाय करें, करीबन 31.80 के आसपास है। 1440 एस्ट्रल का कॉल ऑप्शन करीबन 30-32 के आसपास है, इसे बाय करें। स्टॉप लॉस हम रखेंगे करीबन 25 का
और जो स्विंग का टारगेट आना चाहिए वो रहेगा करीबन 50 प्लस में, 50-55 के रेंज में आपका टारगेट आना चाहिए। सो एस्ट्रल 40 का कॉल ऑप्शन बाय करें। ओके, एस्ट्रल बाय करें। मीनवाइल एक स्टॉक लेकर आइए, ये हालांकि बैन में है तो उसकी ज़्यादा चर्चा थोड़ी सी हम अवॉइड ही करते हैं, लेकिन आरबीएल बैंक ये लेकर आइए, आरबीएल बैंक। और अब ये जो लेवल्स आरबीएल बैंक क्रॉस कर रहा है, क्योंकि अब ये वीकली कैंडल्स की बात करेंगे हम, ये लास्ट इसने हिट किए थे अगस्त 2024 में, उसके बाद से इस तरीके के मूव्स काफ़ी, लेकिन परमानेंटली बैन में रहता है तो इसलिए इस पर कोई ख़ास ट्रेड नहीं डिस्कस करते हैं। लेकिन येस बैंक की बात कर लेते हैं। येस बैंक इस समय डे हाई पर है। राजेश अग्रवाल जी, येस बैंक और ये आरबीएल बैंक एक्चुअली दोनों का एक साथ चलना कुछ मार्केट सेंस कर रहा है क्या? देखिए, येस बैंक में तो सीधे सीधे अगर आप देखो तो पिछले 3-4 क्वार्टर्स से नंबर्स में इम्प्रूवमेंट आ रहे हैं। जो लेगेसी इश्यूज थे वो पीछे छूटते जा रहे हैं, और अब चूंकि नए प्रमोटर्स एंटर कर रहे हैं एसएमबीसी, तो मुझे लगता है वहां से मार्केट को थोड़ी सी पॉजिटिव वाइब्स आ रही है। और आज मेरे हिसाब से शायद 52 वीक हाई बना रहा है ये स्टॉक। वैल्यूएशन अब ठीक ठाक लगने लगे हैं, और मैंने पहले भी कई बार कहा है कि जिनकी रिस्क एपेटाइट अच्छा हो तो वहाँ थोड़ी बहुत पोजीशन ले सकते हैं। तो अभी भी मैं ये समझता हूँ कि यहाँ से अच्छी अपसाइड हो सकती है अगर कोई थोड़ी सी रिस्क लेकर के इसको ले। मैं दोबारा कहना चाहूंगा, जिनकी रिस्क एपेटाइट अच्छी हो वही अपने पोर्टफोलियो का एक छोटा हिस्सा येस बैंक में डाल सकते हैं। जहां तक आरबीएल की बात है, नंबर्स लगातार खराब आए, एसेट क्वालिटी के इश्यूज लगातार रहे, लेकिन मेरे हिसाब से अब चूंकि वो बैलेंस शीट क्लीनिंग वगैरह के प्रोसेस हो गई है और एक बड़ा अकाउंट जो उनका एनपीए में कन्वर्ट हुआ था वो पीछे छूट गया है, तो अब यहाँ से करीब 320-325 के टारगेट इसमें आ सकते हैं। आरबीएल बैंक चार्ट के लिए बहुत अच्छा, बहुत ही शानदार 291.35 पे। बस दिक्कत यह है कि मैक्सिमम टाइम बैन में रहता है। लेकिन एक बार लिखा है एचडीएफसी बैंक डे हाई पर, और एचडीएफसी बैंक अगर ये क्लोज अप मिल जाए हमको 985 पर, क्योंकि अटेम्प्ट था 7 अक्टूबर को, वो सक्सीड नहीं हो पाया, 8 अक्टूबर को सक्सीड नहीं हो पाया, तो ये स्टॉक क्लोज होगा अपने ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्ट्री में। ट्रेजेक्ट्री यानी उस जोन में, उस जोन का लो, उस जोन का हाई, और उस जोन का लो था करीब 985, उस जोन का हाई है करीब 1023 का। कविता जी, आपका एचडीएफसी बैंक पे टेक क्या है? वरिष्ठ लोगों का आशीर्वाद भी है इस पे। प्रकाश सर कहते हैं अब की बार 1000 के पार। अभी क्या डिलीवरी पे काम करना चाहिए इस पे, इस प्राइस? Yeah, exactly. तो HDFC बैंक, I was just watching the same counter. 984 यही एक अच्छा बेस बनते हुए दिखता है। मुझे लगता है अंटिल काउंटर 975 के लेवल को अपने होल्ड किए हुए है। पॉसिबल अपसाइड मूव दिखता है 1020 तक के। तो HDFC बैंक, और इन केस अगर किसी के पास है, दे शुड होल्ड विद द स्टॉप लॉस ऑफ 970 एंड वन कैन गो लॉन्ग ऑन करंट लेवल। ओके, एचडीएफसी बैंक पर फिलहाल ये व्यू लगभग डेज हाई पर 0.25% की तेजी के साथ कर रहा है कारोबार। मैं केफिन टेक देख रही थी, यहाँ पर अच्छी बाइंग आज के सत्र में 2% आपको अब दिखाई देगा। डेज हाई पर कर रहा है कारोबार। शॉर्ट कवरिंग का एक अच्छा कैंडिडेट, और पिछले 6 महीने का चार्ट देखो तो करीब करीब 8% का रिटर्न दिया है, लेकिन इस साल में अब तक 30% के करेक्शन भी दिखाई है केफिन टेक में। एक चार्ट चेक अमित जी, केफिन टेक जिस तरीके से आज रैली दिखा रहा है, कैसे लग रहा है काउंटर? जी श्रेया जी, केफिन टेक ने डेफिनेटली एक बेस तो बनाया है 1025-1050 के आसपास, और जब भी हमने वीकली चार्ट्स में देखा यहीं से एक रिवर्सल आया है। आज के सत्र में 10 डेमा ऑलरेडी क्रॉस हो गया, 20 इट्स ऑन द वर्ज ऑफ क्रॉस करने के। डबल बॉटम पैटर्न है 1040 के आसपास, तो मुझे लगता है 200 डेमा जो कि लगभग 1095-1100 तक के लेवल्स पे है, वहां तक ये स्टॉक जा सकता है। पोजीशन है तो स्टॉप लॉस हम लगभग अपना रखेंगे 1055 पर। ओके, 1055 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और होल्ड करने की राय फिलहाल केफिन पर। अब आगे बढ़ते हैं, और सिल्वर ईटीएफ्स की हम लगातार चर्चा भी कर रहे थे, और सीएनबीसी आवाज की चेतावनी रंग लाई। सिल्वर ईटीएफ में आज भारी वॉल्यूम के साथ गिरावट देखी गई। कल सिर्फ सीएनबीसी आवाज ने प्राइस मिसमैच को लेकर आपको वार्निंग दी थी, चेतावनी दी थी। ज्यादा डिटेल के लिए अब चलते हैं आशीष चतुर्वेदी के पास। आशीष, बताइए, कल हमने आगाह किया था अपने सारे व्यूअर्स को, और वही होता हुआ नजर आया आज के सेशन में। बिल्कुल, देखिए इसी शो में हम बात कर रहे थे कि कल किस प्रकार से एमसीएक्स की जो कीमतें हैं और ईटीएफ के जो प्राइसेस हैं, इसमें बिल्कुल तालमेल देखने को नहीं मिल रहा है। इनफैक्ट ईटीएफ की जो कीमतें
10 और कुछ तो 15-20% के प्रीमियम पर ट्रेड कर रही है। और सिर्फ CNBC आवाज़ ने ये जानकारी, ये रिपोर्ट आपके साथ शेयर की थी। अब आज इस चीज़ का आप नतीजा देख लीजिए कि सभी, अगर आप मोस्ट ऑफ द सिल्वर ETFs में देखें तो गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन खास बात यह है कि बड़ी वॉल्यूम्स के साथ यहाँ पर आपको गिरावट देखने को मिल रही है। अब सब आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं और सब में आप देखिए कि किस प्रकार का कट यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। और खास बात यह कि वॉल्यूम का जो एक्शन इस बार देखने को मिला है काफ़ी ज़्यादा है। वॉल्यूम्स के लिहाज से अगर आप देखें तो जैसे टाटा की जो ETF है सिल्वर वाली, इसमें 9.46 करोड़ का आपको फिलहाल के लिए टर्नओवर देखने को मिला है, वॉल्यूम देखने को मिला है। सिल्वर 20 है, सिल्वर केस है, सिल्वर ETF है, HDFC सिल्वर है, इन सभी में अगर आप देखें तो मोर देन एवरेज वॉल्यूम्स के साथ अच्छा खासा करेक्शन मिल गया। और कल हम आपको यही बता रहे थे कि ये चीज़ें सस्टेन नहीं कर पाएंगी, किसी न किसी दिन यहाँ पर आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। और दरअसल अगर आप देखें तो बड़ा फैसला जो है कोटक AMC की तरफ से लिया गया, जहां पर जो एक मुश्त निवेश होता है, वन टाइम लमसम इन्वेस्टमेंट होते हैं, इसके ऊपर फिलहाल के लिए रोक लगा दी। लेकिन रिडेम्पशन जो है और साथ में जो SIPs हैं वो चलती रहेंगे। और उनका भी तर्क यही है कि 10 से 12% का अगर प्रीमियम चल रहा है तो ऐसे में निवेशकों का नुकसान होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए CNBC आवाज़ की रिपोर्ट के बाद कोटक AMC ने यहाँ पर फिलहाल के लिए प्रतिबंध लगाया है। टेम्पररी है, लेकिन दरअसल अगर आप देखें तो ये समस्या काफ़ी बड़ी है। और इनफैक्ट सिर्फ सिल्वर ETF की नहीं है, लो लिक्विडिटी की जो प्रॉब्लम है, ये जो विदेशी इंडेक्स वाली ETF है, इनमें भी बड़ी दिक्कत यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब कारण इसके पीछे है कि जो लिमिट लगाई गई है म्यूचुअल फंड्स विदेशी वालों में, इसके चलते नए फ्रेश यूनिट्स क्रिएट नहीं होते। फिर मार्केट मेकर अगर आप देखें तो पूरी लिक्विडिटी प्रोवाइड नहीं करते। बहुत सारी ETF ऐसे हैं जिनमें अगर आप देखें तो बहुत ही इर्राटिक मूव्स आपको देखने को मिलते हैं। तो CNBC आवाज़ इसके ऊपर भी आपको सतर्क कर रहा है। लेकिन सिल्वर ETF पर निवेशकों को क्या चेतावनी दी थी, आइए सुनते हैं। अब आते हैं हम एक बड़े बर्निंग सवाल पर। आज ही हमारी टीम ने एक रिसर्च की कि कुछ गड़बड़ है सिल्वर के प्राइस में और सिल्वर ETF के प्राइस में। यस, कि सिल्वर ETF का प्राइस सिल्वर के प्राइस से 10% ज़्यादा चल रहा है। तो ये क्यों हो रहा है? और ऐसे में फिर ETF अगर आप बाय कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप रिस्क ले रहे हैं। फिर डेफिनेटली अनुज भाई आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया। अगर हम लोकल प्राइस को देखें तो वो ग्लोबल प्राइस इनटू रुपी डॉलर करके लोकल प्राइस बनती है, प्लस जो इंपोर्ट ड्यूटी या वेट लगेगा, GST लगेगा वो। तो आज अगर चांदी को $49 पे देखे, इनटू 89 रुपीस कन्वर्ट करे और प्लस जो इंपोर्ट ड्यूटी है वो लगाए, तो जो प्राइस आनी चाहिए उसके सामने स्पॉट सिल्वर तकरीबन 10 से 12% प्रीमियम पे ट्रेड हो रहा है। जब आप सिल्वर ETF आज खरीद रहे हैं तो आप ये प्रीमियम पे करके एंटर कर रहे हैं। मार्केट में ऐसा प्रीमियम क्यों ट्रेड हो रहा है? बिकॉज सिल्वर की शॉर्टेज है, लोग हर किसी को सिल्वर खरीदनी है, उतनी सिल्वर है नहीं, इसलिए ये प्रीमियम ऊपर आ गया है। तो अगर आप सिल्वर ETF में निवेश कर रहे हैं तो आगाह रहिए कि आप इंटरनेशनल पैरिटी प्राइस से तकरीबन 10 से 12% प्रीमियम और उसके ऊपर जो इंपोर्ट ड्यूटी और GST काउंट करे तो राउंडेड ऑफ अनुज में ऑलमोस्ट 17 से 18% प्रीमियम पे खरीद रहे हैं। ओके, चलिए चार का चौका की शुरुआत करते हैं। सस्ता ऑप्शन लेंगे मानस जी से, उसके बाद चलेंगे राजेश जी के पास FN सुपरस्टार के लिए, अमित सेठ जी के पास चार्ट का चमत्कार के लिए और राजेश अग्रवाल जी के पास मिड कैप फंडा के लिए। मानस जी आप शुरुआत करिए। तो देखिए, मारुति के ऑप्शन में खरीदारी करनी है। स्टॉक ने कुछ साइन रिवर्सल के डेफिनेटली दिए चार्ट पे, और मेरा समझना है कि अब एक जो रेजिस्टेंस बना हुआ है 16,400 का, वो ब्रेक कर सकता है स्टॉक। तो मारुति का 16,300 का कॉल ऑप्शन जो 285 पे ट्रेड हो रहा है, उसमें खरीदारी करेंगे। 190 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लेंगे और 500 रुपए की टारगेट सेट कर लेंगे। ओके, चलिए मारुति की कॉल ऑप्शन आपको पिक करनी है 16,292 पे, आपका स्पॉट ट्रेड कर रहा है 16 की स्ट्राइक। राजेश सतपुते जी आपका ट्रेड क्या रहेगा आज का FN सुपरस्टार? जी देखिए, बहुत दिनों के बाद नेस्ले रडार पे आया है। अगर आप इसका चार्ट देखें तो इसमें एक स्विंग का ब्रेकआउट है और वो था लेवल करीबन 1190 का। 1200 के ऊपर ये ट्रेड हो रहा है फ्यूचर में, तो यहाँ पे भी वही लग रहा है कि ये 1200 के ऊपर थोड़ा शॉर्ट स्क्वीज होगा। स्विंग का टारगेट आएगा करीबन 1230 1235 का, तो 1200 के ऊपर का बाय रहेगा और हमारा स्टॉप लॉस होगा 1190। लॉन्ग एडिशन भी है, तो लगता है कि यहाँ से मोमेंटम फुल पकड़ेगा।
ओके, नेस्ले इंडिया डेज हाई पर इस वक्त एफएनओ सुपरस्टार के लिए राजेश जी के पिक कहाँ चमत्कार दिख रहा है अमित जी आपको? जी श्रेया जी, मैं बजाज ऑटो के साथ जाऊंगा। बजाज ऑटो में एक पुल बैक आया जिसने 200 डेमा पे होल्ड किया, वहां पे एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन हुआ। और अगर आप मूविंग एवरेजेस देखें तो 200 डेमा पे 10, 20 और 50 ने एक टाइट कंप्रेशन बनाया है। तो यहाँ पे इट्स टाइम फॉर वॉलेटिलिटी एक्सपेंशन जिस हिसाब से आज कैंडल बन रही है। 8938 का इसका प्राइस है। पोजिशनल टारगेट्स रहेंगे लगभग 9200 के। स्टॉप लॉस रखेंगे 8800 रुपीज का। ओके, चलिए राजेश अग्रवाल जी के पास चलते हैं मिड कैप फंड के लिए। राजेश जी बताइए आपकी ट्रेड। अनुज जी, मिड कैप के हिसाब से सिरमा एसजीएस के साथ जाना चाहूंगा। ईएमएस का प्लेयर है और अब आप देखो तो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग से हटकर डिजाइन लेड इनोवेशन एआई ड्राइवन में जा रहा है। 30 से 35% की रेवेन्यू ग्रोथ की मैनेजमेंट ने गाइडेंस दी है FY26 में, जो कि हाई मार्जिन वर्टिकल जैसे कि ऑटोमोटिव, इंडस्ट्रियल, हेल्थ केयर है, वहां से आने वाले हैं। 1800 करोड़ रुपए के निवेश के साथ भारत की सबसे बड़ी मल्टी लेयर पीसीबी फैसिलिटी बना रहे हैं आंध्र प्रदेश में साउथ कोरिया की कंपनी के साथ। और जर्मनी में भी इन्होंने अपनी एक नई फैसिलिटी बनाई है। एक्सपोर्ट से करीब करीब 25-30% की रेवेन्यू शेयर आने की संभावना है। पीएलआई की बेनिफिट्स तो है ही, और वैल्यूएशन अगर आप देखेंगे तो FY27 की अर्निंग से अगर मैं देखूं तो 23-24 की पीई पे ट्रेड कर रहे हैं, तो जो हमें थोड़ा कंफर्ट दे रहा है। मुझे लगता है अगर कोई 9 से 12 महीने के टारगेट के साथ ये खरीदारी करता है तो 4 फिगर देखने को मिल सकते हैं। ओके सिरमा, ये है मिड कैप फंडा के लिए राजेश जी के पिक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और रिजल्ट की बात कर लेते हैं। बाजार की नज़र कल यानी कि सोमवार और सोमवार को आने वाले नतीजों पर रहेगी। और कल आएंगे डीमार्ट के और सोमवार को आएंगे HCL टेक के नतीजों पर अनुमान बताने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं दोनों आशीष चतुर्वेदी और आशीष वर्मा जी। आशीष चतुर्वेदी, पहले आपके पास आऊंगी। डीमार्ट के नतीजे कैसे रह सकते हैं? स्ट्रीट क्या अनुमान लगा के चल रहे हैं? देखिए, थोड़े सुस्त साइड पर नतीजे। हालांकि क्वार्टरली अपडेट्स के बाद हमने एक रिएक्शन ऑलरेडी देख लिया, लेकिन नंबर्स आपके सामने रख देता हूं। अपडेट्स के हिसाब से भी देखें और जो एस्टिमेट्स हैं वो भी ये बता रहे हैं कि रेवेन्यू में 15% का इजाफा आपको देखने को मिलेगा। और जो एबिटा है कंपनी का, इसमें पिछले साल के मुकाबले 16% की बढ़त देखने को मिलेगी। लेकिन दिक्कत की बात है मार्जिन्स। यहाँ पर अगर आप देखें तो स्लाइट दबाव जो है ये मार्केट एक्सपेक्ट करके चल रहा है। और मुनाफे का आंकड़ा ठीक ठाक है, 14% की ग्रोथ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। अब जो की मॉनिटरेबल्स हैं इनमें SSSG है, और वो अगर आप देखें तो करीब करीब मिड सिंगल डिजिट के आसपास आपको देखने को मिल सकती है। ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स बता रही हैं। स्टोर एडिशन ऑलरेडी मार्केट को पता है कि फर्स्ट हाफ FY26 में तकरीबन 17 स्टोर नए ऐड हुए हैं, और यही अगर आप इसी समय में पिछले साल देखें तो तकरीबन 12 थे। और साथ में जो स्टोर की काउंट है अब पूरी बढ़कर 432 के आसपास हो चुकी है। लेकिन आगे जाके मार्जिन एक्सपांशन कैसे करेगी इसके ऊपर खास फोकस रहेगा। अपैरल की सेल्स कैसी हैं, क्योंकि वो ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है मार्जिन्स में। और ख़ासतौर पर अगर आप देखें तो क्विक कॉमर्स से कंपटीशन कैसा है, इसके ऊपर स्टॉक ज़्यादा रिएक्ट करेगा। नंबर्स की बात करें तो ठीक ठाक नंबर्स आ सकते हैं। ओके, ठीक ठाक नंबर्स आ सकते हैं एवेन्यू सुपरमार्ट के। अब आशीष वर्मा के पास चलते हैं। HCL टेक के नंबर्स आशीष क्या एक्सपेक्ट करें? मंडे को बाजार बंद होने के बाद लास्ट क्वार्टर आए थे 5:30 बजे के आसपास, तो शाम को ही आने होंगे नंबर्स। मैप कर देता हूं स्टॉक की चाल। पहले साल के हाई से अभी भी 26% का दबाव, जबकि वीक टिल डेट मेरे ख्याल से 6% 7% चल चुका है HCL टेक का काउंटर, ये ध्यान रखिएगा। नंबर्स अच्छे एक्सपेक्टेड हैं। कांस्टेंट करेंसी में आए जो तमाम ब्रोकरेजेस एक्सपेक्ट कर रही हैं, क्यू ऑन क्यू आपकी स्क्रीन पर रख दिया है। आवाज का अनुमान है 1.5% के आसपास तिमाही देर तिमाही आय में इंप्रूवमेंट। अच्छा, ये सारा इंप्रूवमेंट सर्विसेज पार्ट ऑफ द बिजनेस ड्राइव कर रहा होगा, प्रोडक्ट ठंडा रहेगा, ये पता भी है, ऑफलेट हो भी रहा और मैनेजमेंट की गाइडेंस में मेंशन भी है। उसमें भी सर्विसेज में BFSI और हाईटेक, ये 2 वर्टिकल्स बेहतर परफॉर्म कर रहे होंगे, क्योंकि वहां पे इन्होंने नई डील्स बैक करी थी। उन डील्स का रैंप अप, यानी कि उन डील से अब ज्यादा काम ले रहे होंगे, उसका फायदा मिलना है दरअसल। जहां तक मार्जिन्स की बात है, सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्जिन्स इंप्रूव होंगे। आवाज अनुमान कहता है 40 बेसिस पॉइंट्स के आसपास का इंप्रूवमेंट। भाई TCS तो कमजोर आय पे भी 70 बेसिस पॉइंट्स इंप्रूवमेंट दिखा गया था, HCL टेक क्यों नहीं? बिल्कुल सही सवाल है। HCL टेक के केस में हुआ क्या? एक तो मार्जिन्स इंप्रूव इसलिए हो रहे होंगे क्योंकि सीजनैलिटी, आप जब अच्छी आय कर रहे हो तो एफिशिएंसी इंप्रूव हो रही है। दूसरा, रुपए में कमजोरी है, यह फायदा है। लेकिन दिक्कत यह है कि इन्होंने कहा था एक रीस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट है $48-50 मिलियन की, 3 क्वार्टर्स में एडजस्ट करेंगे, उसका इंपैक्ट है। प्लस
ये भी इन्वेस्टमेंट्स कर रहे होंगे एआई वगैरह में, उसका इंपैक्ट होगा। इसीलिए ब्रोकरेजेस मान रही है मार्जिन 40-50 बेसिस पॉइंट्स इंप्रूव होंगे। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज गाइडेंस है। HCL टेक ने Q1 के एंड में कहा था पूरे साल के लिए आय 3 से 5% बढ़ेगी, मार्जिन 17 से 18 बैंड पे रहेंगे। सारी ब्रोकरेजेस एक वॉइस में कह रही हैं कोई बदलाव नहीं, जो गाइडेंस Q1 में दिया था वही Q2 के एंड में आपको नजर आएगा। कहां नजर रहेगी, एक ही चीज बताता हूं, डील विंस अच्छी थी। Q1 में इन्होंने $1.8 बिलियन की डील जीती थी। एक ब्रोकरेज ICICI सिक्योरिटीज कहती है कि $2 बिलियन के आसपास डील विंस होंगी, पर दरअसल उससे ज्यादा होंगी। कोटक और नोमुरा सही कह रहा है। कोटक कह रहा है 2.5 से 3 बिलियन और नोमुरा कह रहा है 2 से 2.5 बिलियन की यूजुअल रेंज से ज्यादा। क्यों? क्योंकि हाल में इन्होंने एक बड़ी डील बैक करी है, इसीलिए इस बार की डील विंस का आंकड़ा आपको अच्छा नजर आएगा। ऑलराइट, चलिए शुक्रिया आप दोनों का इन एस्टिमेट्स के साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं। इनक्रेड एसेट मैनेजमेंट के फंड मैनेजर आदित्य सूद हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। आदित्य जी, गुड आफ्टरनून। पहला सवाल आईटी से रिलेटेड ही है। टीसीएस के नंबर्स को आपने कैसे पढ़ा और अब आईटी पर आपका क्या व्यू होगा? अनुज जी, टीसीएस एक वैल्यू जोन में 10 साल के एवरेज मल्टीपल से नीचे ट्रेड कर रहा है। मल्टीपल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर किसी वैल्यू स्टॉक को आप इवैल्यूएट कर रहे हैं तो। फ्री कैश फ्लो यील्ड 4-5% के आसपास है। डिविडेंड यील्ड लार्ज आईटी पैक में 4-5% के आसपास आ रही है अभी। तो हमारा ये मानना है कि ग्रोथ स्लो डाउन तो हो ही रहा है सेक्टर में, आई थिंक सो। ये चीज़ तो सबको पता ही है। वैल्यू हंटिंग के लिए लार्ज कैप आईटी एक अच्छी बास्केट है। देखना या समझने की ये ज़रूरत है कि ये जो एआई का पिवट है, या जो टीसीएस ने डेटा सेंटर का बिजनेस के बारे में बात की है, 1 बिलियन का न्यू केपेक्स का कमिटमेंट है, तो कैपिटल एलोकेशन इंक्रीमेंटली कैसे होता है आईटी सर्विसेज कंपनीज में, ये बहुत क्रिटिकल रहेगा। बिकॉज लास्ट 10 साल में ऐसा कभी नहीं हुआ है कि आईटी सर्विसेज कंपनीज निफ्टी के जैसे पी पे ट्रेड कर रही हैं। जैसे निफ्टी का पी 21.5 टाइम है 1 ईयर फॉरवर्ड बेसिस पे, तो टीसीएस का पी निफ्टी के साथ कन्वर्ज कर गया है। यहाँ से पी कॉन्ट्रैक्शन होना बहुत डिफिकल्ट है, बट ऑब्वियसली ये कंपनीज डिविडेंड यील्ड प्लेज बहुत अट्रैक्टिव हैं आज की डेट में। डिविडेंड यील्ड प्ले बहुत अट्रैक्टिव है। अच्छा सूद साहब, एक चीज़ और, अब थोड़ा विषय को चेंज करता हूँ। आई मीन कुछ सेक्टर्स में कुछ बड़े बदलाव। मैं आ रहा हूँ वाइट गुड सेगमेंट में। एलजी का आना, आई मीन एक ग्लोबल ब्रांड, और मेरे ख्याल से इस सेक्टर की वो एक ऐसी कंपनी बनेगी जो कि बोथ इन टर्म्स ऑफ टॉप लाइन एंड मोस्ट स्पेशली इन टर्म्स ऑफ बॉटम लाइन बिल्कुल डिफरेंट ट्रैजेक्टरी की है, लीडर। इस स्पेस में पैसा नहीं बना है फ्रैंकली स्पीकिंग पिछले 1.5 साल में। मेरे ख्याल से 21 के बाद जो पहली साइकिल थी उसमें पैसा बना, लेकिन 22-23 मिड के बाद से पैसा नहीं बना। इस वाइट गुड सेगमेंट में आपका व्यू क्या है, और एलजी के आने के बाद, लिस्टिंग के बाद इस स्पेस में आप क्या डिफरेंस देखते हैं? जी, इसमें 2-3 स्ट्रक्चरल स्टोरीज हैं, वो तो सबको पता ही है, बट फिर भी मैं हाईलाइट कर देता हूँ। देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि वाइट गुड सेगमेंट बाय सेगमेंट अगर आप इवैल्यूएट करने जाएंगे, आप टीवीज़ को देखिए, आप रेफ्रिजरेटर को देखिए, या आप एयर कंडीशनिंग को देखिए, तो एक चीज़ बहुत क्लियर है कि इंडिया का जो परचेजिंग पावर ऑफ पैरिटी है वो $2500 जीडीपी पर कैपिटा है। हमारा मानना ये है कि जब भी किसी इकोनॉमी में $2500 या $2000 के ऊपर आप जीडीपी पर कैपिटा पे जाते हैं, तो वहां पे प्रोपेंसिटी बढ़ जाती है आपकी वाइट गुड को खरीदने की। और इंडिया क्लाइमेटिकली हॉट कंट्री है। अभी बड़ा सिंपल सा सोचना इसमें ये है कि पहला पोर्ट ऑफ कॉल किसी भी हाउस होल्ड का होता है कि मेरे घर में रेफ्रिजरेटर होना चाहिए, उसके बाद पंखा होता है, और पंखे के बाद ऑब्वियसली एयर कंडीशनिंग होता है, राइट। तो हमारा मानना ये है कि ये सेक्टर अगर आप लास्ट 5 साल देखेंगे तो बहुत ही एक्सपेंसिव थे काफ़ी सारे स्टॉक्स। अगर आप आज भी वोल्टास, ब्लू स्टार, वर्लपूल को देखेंगे तो जो पी रेशियो है इन कंपनीज का वो लगभग 50 से 60 के बीच में है। एलजी का जो आईपीओ आ रहा है वो बहुत रीजनेबली प्राइस था, 35 टाइम्स का पी था 1 ईयर फॉरवर्ड बेसिस पे।
आरओई बहुत अच्छा है। ये एसेंशियली ये बिजनेस होता है जिसमें आपको असेंबली करनी होती है। और एलजी का ऑब्वियसली ग्लोबल सप्लाई चेन है, तो एलजी को वहां से कुछ बेनिफिट होता है। एक एलिमेंट है रॉयल्टी का, जो एलजी के लिए एक नेगेटिव एलिमेंट हो सकता है, बिकॉज रॉयल्टी जो 1.5% ऑफ रेवेन्यू है, वो हो सकता है कि 3% हो जाए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। और ये हमने ऑफ लेट देखा है, जहां पे भी वैल्यूएशन थोड़ा सेक्टर से डिस्काउंट पे होता है और क्वालिटी ऑफ अर्निंग्स अच्छी होती है, जैसे आरओसी एलजी का 35% के आसपास है। सो हमारा व्यू ये है कि उन कंपनीज को एक बहुत ही अच्छे अपॉर्चुनिटी के हिसाब से इन्वेस्टर्स देखना चाहते हैं। तो एलजी बहुत इंटरेस्टिंग प्ले है, बिकॉज इसमें प्रीमियमाइजेशन का एलिमेंट भी है, ग्लोबल पाइपलाइन इनके पास है ही है। तो हमें ऐसा लगता है कि एलजी बहुत इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी है सेक्टर में। दूसरी चीज इसमें यह है कि जो 8th पे कमीशन के एरियर्स हैं, टिपिकली अगर आप टू व्हीलर्स हैं या कंज्यूमर ड्यूरेबल स्टॉक्स को भी आप देखेंगे, टिपिकली जिस साल में पे कमीशन के एरियर्स आते हैं उस साल में ये स्टॉक्स बहुत अच्छा करते हैं। हमने ऐसा एक एनालिसिस किया है 6th और 7th पे कमीशन में, बिकॉज इसमें दो एलिमेंट्स होते हैं। एक एलिमेंट ये होता है कि एरियर्स का पैसा गवर्नमेंट की जो एम्प्लॉयज है उनके पास आता है, तो वो वन टाइम परचेज के तौर पे वो स्मॉल कार और टू व्हीलर या फिर अपग्रेडेशन करना चाहते हैं। तो टिपिकली ये नंबर लगभग 0.75% ऑफ जीडीपी से लेकर 0.85% ऑफ जीडीपी होगा, और ये नंबर 4 से 4.5 लाख करोड़ का नंबर है। तो हमें ऐसा लगता है कि कंजम्पशन के लिए ये बहुत पॉजिटिव बूस्ट है फॉर नेक्स्ट ईयर। ओके आदित्य जी, गुड आफ्टरनून। श्रेया बात कर रही हूँ। वाइट गुड स्पेसेस पर आपने अपनी राय रखी। मेरा सवाल आज के आए एमफी डेटा पर है। सितंबर म्यूचुअल फंड डेटा आया और सिप इस बार भी रिकॉर्ड स्तरों पर, जो कि अच्छी चीज़ है। नए खाते भी खोले गए, लेकिन सवाल ये कि नेट इक्विटी इनफ्लो अगर आप देखें तो वहाँ पे थोड़ी गिरावट आई है। लार्ज कैप इनफ्लो, स्मॉल कैप इनफ्लो, मिड कैप इनफ्लो, सभी में गिरावट। इन नंबर्स को कैसे देख रहे हैं आप? आपका टेक इस पर। तो पहली बात तो ये है कि अगर आपका 12 या 15 महीने का रिटर्न नेगेटिव है मार्केट का, या 12 या 15 महीने में आपका रिटर्न नहीं बना मार्केट में, तो ये स्वाभाविक है कि कुछ लोग ये सोचेंगे, और ये इन्वेस्टर की टेंडेंसी होती है कि अगर लास्ट 15 महीने में भी या 12 महीने में मेरा रिटर्न नहीं बना तो अभी मैं सिप को कंटिन्यू करूं, तो इन्वेस्टर थोड़ी सी दुविधा में फंस जाते हैं। ये अनफॉर्चुनेटली कोइंसाइड हुआ हमारा अर्निंग्स ग्रोथ के कोलैप्स के साथ में। जैसे 2021 से 25 के बीच में हमारे पास अर्निंग्स ग्रोथ 4 साल के लिए 25% CAGR आई, फिर एक साल के लिए वो अर्निंग्स ग्रोथ 3 से 4% पे आ गई। हमारा मानना ये है कि अर्निंग्स ग्रोथ 10 से 12% अगर रहेगी मार्केट में, जो कि लॉन्ग टर्म ट्रेंड है, तो मीन रिवर्जन चाहिए यहाँ पे अर्निंग्स ग्रोथ के लिए। तो एक नॉर्मलाइज्ड अर्निंग्स ग्रोथ एनवायरनमेंट में हम जा रहे हैं। अगर आप फ्लो को देखेंगे, ऑब्वियसली इस फ्लो में भी एनएफओज का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, और काफी सारा पैसा अभी आज की डेट में, जैसे आप इससे पहले बुलियन के ETFs डिस्कस कर रहे थे, तो हो सकता है कि आज की डेट में काफी सारा पैसा निफ्टी में नहीं जाके या म्यूचुअल फंड में नहीं जाके ETFs और बुलियन की तरफ जा रहा है। तो आई थिंक सो वो ट्रेंड अभी जस्ट स्टार्ट हो रहा है, बट अर्निंग्स ग्रोथ बहुत क्रिटिकल है मार्केट के लिए। हमारा मानना ये है कि अगर अर्निंग्स ग्रोथ आएगा तो ये नंबर आपको बढ़ता ही दिखेगा। ओके अच्छा, एक दो बास्केट पे और आते हैं सूद साहब, जिन पे मैं आपका एक व्यू जाना चाह रहा हूँ। रियल स्टेट, आई मीन टेक्निकली प्राइस वाइज बहुत प्राइस डैमेज हुआ है इस स्पेस में, और इस वक्त थोड़ा सा अगर आप देखें सेलिंग प्रेशर तो है। ठीक है, इस बार के जो नंबर्स थे, मैं उससे अगर आप देखें बड़ी चीज़ जो सेंस कर रहा हूँ ग्राउंड रियलिटी है। जो आपको आने वाले फ़ोन कॉल्स, आपको फ्लैट बुक कराने के लिए लोभित करने वाले जो स्कीम्स आ रही हैं, उनसे आपको एक सेंस मिलता है कि रियल स्टेट में हो क्या रहा है। ये एक सीरीज़ है पूरी। रियल स्टेट हो गया, देन आपको होम इम्प्रूवमेंट वाली कंपनी नज़र आएंगी, फिर आपके पास HFCs का पूरा का बास्केट है। रियल स्टेट एंसिलरी और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियाँ, इन पर आपका टेक क्या है इस वक्त? तो हमें हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज बहुत इंटरेस्टिंग लगती है। चैलेंजिंग एस्पेक्ट इस स्पेस में ये रहा है कि काफ़ी सारी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज PE बैक थी जब उनका IPO हुआ। जैसे कि आप
होम फर्स्ट देखेंगे या एप्टेस को देखेंगे एसेंशियली। और पीई बैक थी तो आईपीओस भी बहुत ज़्यादा सस्ते नहीं थे, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर साइडवाइज करेक्शन हुआ इन कंपनीज में तो प्राइस टू बुक का एडजस्टमेंट हो गया। हमें ऐसे लगता है कि इस सेगमेंट में अगर आप एक अच्छी कंपनी को खरीदते हैं जो कि 15-16% का आरओई बनाती है और उसको आप लगभग 1.5 से 2 टाइम प्राइस टू बुक पे खरीद सकते हैं, तो इट इज़ अ वेरी वेरी गुड सेगमेंट टू बी इन। सो ये चीज़ बहुत क्लियर है। होम इम्प्रूवमेंट बहुत इंटरेस्टिंग सेगमेंट है आज की डेट में। हमें ऐसे लगता है कि काफ़ी सारे वैल्यू पिक्स यहाँ हैं। ऑब्वियसली कंज्यूमर ड्यूरेबल का जो प्रीमियमाइजेशन प्ले है वो भी होम इम्प्रूवमेंट में एक तरह से आ जाता है। ऑब्वियसली इसमें थोड़ी सी सीमेंट कंपनीज भी आती हैं, बिकॉज सीमेंट कंपनीज के लिए बहुत बड़ा ड्राइवर हाउसिंग रहता है। और हमारा लास्ट प्रायोरिटी होगा रियल एस्टेट डायरेक्ट कंपनीज में निवेश करना, और उसका रीजन बहुत सिंपल है कि रियल एस्टेट सेक्टर सिक्लिकल है और रियल एस्टेट में हमेशा एक साइकिल होता है। तो अगर आप आज की डेट में बॉम्बे या दिल्ली के प्राइसेस देखेंगे रियल एस्टेट के, तो मेरा ऐसा मानना है कि हम एक ऐसे जोन में पहुंच गए हैं कि यहाँ से प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए नहीं दिखते हैं रियल एस्टेट कंपनीज के लिए। और अगर प्राइस नहीं बढ़ेगा, और रियल एस्टेट का बहुत बड़ा ड्राइवर पास्ट में आईटी जॉब ग्रोथ रहा है। अगर आप हैदराबाद या बैंगलोर स्पेसिफिक की बात करेंगे तो मेरा ऐसा मानना है कि इस एनवायरनमेंट में जहाँ पे आईटी जॉब्स में बहुत ज़्यादा प्रेशर है, ये स्वाभाविक है सोचना कि ये प्रेशर किसी पॉइंट पे जाके रियल एस्टेट कंपनीज में प्ले आउट होगा, एटलीस्ट इन टर्म्स ऑफ नॉट कि भाव हो सकता है कि स्टैग्नेट हो जाए या भाव गिरे ना, वो पॉजिटिव है, वो पॉसिबल है, बिकॉज रियल एस्टेट में हमेशा टाइम वाइज करेक्शन होता है। करेक्शन ही ऐसे होता है रियल एस्टेट में। तो हमारा ऐसा मानना है कि ये पैकिंग ऑर्डर HFC फॉलोड बाय होम इम्प्रूवमेंट फॉलोड बाय डायरेक्ट इन्वेस्टिंग इनटू रियल एस्टेट कंपनीज होना चाहिए आज की डेट। चलिए आदित्य जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए और सभी सेक्टर्स पर अपनी राय रखी आपने, और पूरे परिवार की तरफ से CNBC आवाज़ कि आपको दीपावली की अग्रिम शुभकामनाएं सर। बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। निफ्टी लेके आइए, इट्स 25289, और मोस्ट स्पेशली जो लीडिंग बिहेवियर पूरे दिन बैंक निफ्टी ने मेंटेन किया था वो मेंटेन रहा। अनुज, 28 जुलाई 2025 के बाद इट्स हाईएस्ट क्लोज फॉर बैंक निफ्टी, और वो जो ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्ट्री है उसको हमने आज हिट कर दिया। अनुज, इस क्लोज के साथ आपका व्यू फॉर मंडे मॉर्निंग, क्या करें, क्या ले जाएं, क्या नहीं? देखिए, बैंक निफ्टी के लॉन्ग्स को कैरी करें क्योंकि स्ट्रेंथ बैंक निफ्टी में ज़्यादा है, और जो हम बात भी कर रहे हैं कि बैंक निफ्टी अब ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ रहा है, तो ये एक पॉसिबिलिटी है। बैंक निफ्टी को कैरी कर सकते हैं आप। एक चीज़ है, बस वीकेंड आ रहा है और एक रिस्क ओपन हो रहा है। देखिए, लोगों को बात फनी लगेगी भले ही, अब डोनाल्ड ट्रंप को पीस प्राइज़ नहीं मिला, अब वो किसके ऊपर भड़क जाएं और क्या ट्वीट कर दें, क्या ट्वीट डाल दें, ये एक रिस्क ओपन हो जाता है। तो इसके लिए चाहे तो अपने आप को हेज कर लें वाया निफ्टी पुट्स, क्योंकि अगर मार्केट में सेंस ये बन रही है कि बैंक निफ्टी ज़्यादा स्ट्रांग है तो उस वजह से, लेकिन अगर गिरावट आई तो निफ्टी के पुट्स से थोड़ा सा अपने आप को हेज कर लें। ये मेरा एक व्यू रहेगा मंडे मॉर्निंग के लिए ब्रो। ये राजेश जी, अनुज ने जो बात कही बहुत सही कही। वो आपने, राजेश अग्रवाल जी, वो जुदाई पिक्चर में वो थी ना श्रीदेवी जी, जब उर्मिला जी से शादी जाती है अनिल कपूर की, उसके बाद जो श्रीदेवी जी का बिहेवियर होता है, डोनाल्ड ट्रंप साहब का बिहेवियर वही होगा क्या अब? लगता तो वैसा ही है कि वैसा ही बिहेवियर होने वाला है। और अनुज जी ने जो कहा कि ये ठिकरा किसके साथ फोड़ेंगे पता नहीं है, उनका ट्वीट का इंतजार करना पड़ेगा। तिलमिला तो पूरी तरीके से गए होंगे, इसमें कोई दो राय है नहीं। तो लेट्स सी कैसे पैन आउट होता है। मैं इतनी देर से अपने दिमाग में यही विजुलाइज कर रहा था। खैर, आएंगे इस पे, चलिए बात करेंगे। अभी थोड़ा सा आपसे बात करनी है कि वीकेंड में OTT पे देखने लायक क्या है और सिनेमाघरों पे देखने लायक क्या है, लेकिन उससे पहले जरा एक बार थोड़ा सा ट्रेड्स पिक कर लेते हैं। डॉक्टर साहब यतीन होंगे तो बताइएगा जरूर कि डीलिंग ग्रुप चेक अभी ये नहीं है। BTST ट्रेड शुरू करते हैं। मानस, आप क्या पिक करेंगे? देखिए, BTST के लिए बंधन बैंक पे खरीदारी करने की राय रहेगी। यहाँ पर इनवर्स रेंज पैटर्न का ब्रेकआउट है। स्टॉक ने अपने 200 डे मूविंग एवरेज को बीच किया है, तो बंधन बैंक के फ्यूचर में खरीदारी करने की राय रहेगी। 170 के आसपास के प्राइस चल रहे हैं, करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे। 167
का आपको स्टॉप लॉस लगाना है और 176 तक के टारगेट्स पॉसिबल है बंधन बैंक के फ्यूचर में। ओके, बंधन बैंक की कैरी कर रहे हैं मानस जी। कविता जी, आप क्या कैरी करेंगे? ब्लू स्टार की क्लोजिंग काफी अच्छी है, 1950 के लेवल पर क्लोज हो रहा है अपने एवरेजेस के ऊपर और एक अच्छा हैमर फॉर्मेशन बनाते हुए। मुझे लगता है प्रीवियस हाई 1980 1990 तक के प्राइस मूव एक्सटेंड होते हुए दिखना चाहिए। स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 1920 का। गाबा सर, आप बताइए आपका बीटीएस रेटेड क्या रहेगा? बिल्कुल बताता हूँ। और ये क्या है कि नोबेल पीस प्राइज मिला है मरिया कोरिना मचाडो को। लगता है दोनों सब गाना गाएंगे, धूम मचा दो। स्टॉक का नाम है नेस्ले। स्ट्रक्चरली नेस्ले में एक क्रीपिंग स्लो अप मूव है, क्रीपिंग स्लो अप मूव। मुझे लगता है 1220 तक जाना चाहिए। स्टॉप होगा 1195 का, सिर्फ 4 रुपए का स्टॉप है। 1220 पॉसिबल है। नेस्ले क्रीपिंग अप मूव। ओके, नेस्ले 1200 पे स्ट्राइक करता हुआ। राजेश सतपुते जी, आपका ट्रेड? विनय जी, नया कुछ ऐड नहीं करूंगा। मुझे लगता है ऑलरेडी बहुत सारे दे दिया। सीडीएसएल को सिर्फ रिपीट करूंगा क्योंकि इसका स्ट्रक्चर बहुत ही क्लीन है। नेस्ले तो गाबा जी ने अभी दे दिया, तो मुझे लगता है यहाँ पे फिर सीडीएसएल को ही पिक करके जाऊंगा। 1650 टारगेट अभी भी इंटैक्ट, 1590 का स्टॉप लॉस। ओके, सीडीएसएल के साथ ही जा रहे हैं राजेश सातपुते। चलिए, अब डीलर्स किस पर बेट लगाते हैं वो जान लेते हैं यतिन जी से। यतिन जी बताएं। गुड आफ्टरनून। और बात करें तो दो स्टॉक्स आज जो फोकस में, उनमें सबसे पहले है फेडरल बैंक। ये काउंटर है जहां डीलर्स बीटीएसटी की रणनीति सुझा रहे अपने क्लाइंट्स को 212 से लेकर 215 तक के टारगेट्स के लिए। ओपन इंटरेस्ट 5% बढ़ा है करंट मंथ फ्यूचर्स में और यहाँ फ्रेश खरीदारी देखने को मिली है। और फंड रेजिंग का भी कोई अनाउंसमेंट डीलर्स को लग रहा है यहाँ पॉसिबल है, तो ये काउंटर है जो डीलर्स के रडार पे। इसके अलावा सिप्ला, यहाँ भी काफ़ी सारे एचएनआईज एक्टिव हैं और आज ऐसे भी अच्छा दिन है फार्मा स्टॉक्स के लिए। ओपन इंटरेस्ट 4% बढ़ा है और यहाँ 1600 तक के टारगेट्स के लिए डीलर्स खरीदारी की एडवाइस दे रहे हैं। ओके, चलिए, तो शुक्रिया यतिन। दो स्टॉक्स जिन पर डीलर की नज़र रहेगी। एलजी का आईपीओ बंद हो गया, लेकिन उसकी रिसर्च बंद नहीं हुई है। और एक बहुत इंटरेस्टिंग रिसर्च आशीष ने की है कि एक छोटी सी लिस्टेड कंपनी है जिसकी एक अलग लेवल की दीवानगी है एलजी को लेकर। आशीष, गुड आफ्टरनून, बताइए। गुड आफ्टरनून सर। आईपीओ का क्रेज तो हम लगातार बात करते ही जा रहे हैं और रिटेल पार्टिसिपेंट्स हैं, चाहे क्यूआईबीज हैं, सब अगर आप देखें तो आईपीओ की लाइन में लगे पड़े हैं। अब बहुत ही इंटरेस्टिंग मामला सामने आया कि एक छोटी सी कंपनी है, बहुत छोटी है, मैं मार्केट कैप आपको बता रहा हूँ, सिर्फ 30 करोड़ की कंपनी है और इसने एलजी के आईपीओ में जो है एप्लीकेशन लगाई है। अब दरअसल अगर आप देखें तो एलजी के आईपीओ ने तो रिकॉर्ड बना दिया। 11,607 करोड़ के आईपीओ के लिए करीब 4.4 लाख करोड़ की बिड्स यहाँ पर आपको देखने को मिली। अब तक का रिकॉर्ड है। 54 टाइम्स का सब्सक्रिप्शन यहाँ पर देखने को मिला, जबकि इस आईपीओ का साइज इतना बड़ा है। लेकिन खास बात अगर आप देखें तो क्यूआईबी कैटेगरी में सबसे ज्यादा क्रेज है। 166 टाइम्स का ये आप समझ लीजिए कि ओवर सब्सक्रिप्शन यहां पर आपको देखने को मिला। एनआई करीब 22 टाइम्स है, रिटेल 3.5 गुना है और टोटल अगर आप देखें तो जैसे कि मैंने बताया कि 54 टाइम्स का यहां पर आपको सब्सक्रिप्शन देखने को मिला। लेकिन जिस कंपनी की मैं बात कर रहा हूं, 30 करोड़ की कंपनी, बड़ी छोटी सी कंपनी है। इसका नाम अगर आप देखें तो विनरो कमर्शियल है। दरअसल ये कि लिस्टेड एनबीएफसी कंपनी है और जो अपना कारोबार कंपनी बता रही है वो यही है कि इन्वेस्टमेंट्स करना, कंपनीज में स्टेक होल्ड करना, कोटेड अनकोटेड इन्वेस्टमेंट्स हैं इस कंपनी के पास। बड़ी छोटी सी साइज है, मैं बता रहा हूँ, सिर्फ 30 करोड़ की कंपनी है। लेकिन इसने 65,65,000 शेयरों का जो है एप्लीकेशन लगा दिया क्यूआईबी कोटे में, यानी 65,65,000 शेयर ऑलमोस्ट 7.5 करोड़ के निकले। अब 7.5 करोड़ के जो एप्लीकेशन इन्होंने दे दिए हैं और देखना होगा कि आगे कितने शेयरों का इन्हें अलॉटमेंट मिले। लेकिन खास बात है कि जैसे कि मैंने बताया कि एक चीज़ में हैरत नहीं है कि कंपनी का कारोबार यही है, हालांकि साइज बड़ा छोटा है, लेकिन अगर आप इसकी बुक वैल्यू देखें तो करीब 21,000 रुपये के आसपास की निकल कर आती है। और साथ में अगर आप देखें तो जो कंपनी ने जानकारी भी देकर बताया कि इनका काम ही यही है और एक्सचेंजेस को भी इसके बारे में जगाती है, यानी सिर्फ रिटेल में नहीं, कंपनियों में अगर आप देखें तो आईपीओ एप्लीकेशन की होड़ लगी हुई है। जी हाँ, सब है दीवाने एलजी के, है ना आशीष? यक्ष यही है, मतलब क्रक्स इसका यही है। खैर चलिए, अब एक काम करते हैं, एलजी की दीवानगी से बाहर निकलते हैं और बात करते हैं अगले हफ्ते की। अगला हफ्ता तो पूरा है ना, मेरे ख्याल से कोई छुट्टी नहीं है। क्या ट्रिगर्स हैं आशीष अगले हफ्ते के लिए? बहुत लंबी लिस्ट है मेरे पास, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले अगर आप देखें तो अर्निंग्स ये ज़्यादा फोकस में रहेंगी और कल से इसकी शुरुआत कर लेते हैं। अब अर्निंग्स की बात की जाए तो कल डीमार्ट है, यूरोपैट्रिक है, यूरो प्रतीक, इसकी जो है यहाँ पर लिस्टिंग आपको देखने को मिलेगी। अब सोमवार की बात करें तो HCL टेक है, आनंद राठी वेल्थ है, जस्ट डायल है, इसकी अर्निंग्स देखने को मिलेंगी। और साथ में वोडाफोन आइडिया तारीख पर तारीख लगातार
और अब यहाँ पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पर 13 तारीख को सुनवाई होगी AGR मामले में। जापान के मार्केट्स बंद रहेंगे क्योंकि नेशनल हॉलिडे उनकी स्पोर्ट्स डे के चलते, और मच अवेटेड टाटा कैपिटल इसकी लिस्टिंग होगी। अब बात करते हैं 14 अक्टूबर यानी मंगलवार की। तो अर्निंग्स के लिहाज से बहुत लंबी लिस्ट है, सिर्फ थोड़े ही नाम आपको बता पाऊंगा। टेक महिंद्रा है, ICICI जनरल इंश्योरेंस है, प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस है, परसिस्टेंट सिस्टम, थायरोकेयर, साइंट और AB मनी है। साथ में कुछ स्टॉक्स हैं जिनमें एक्स डेट आपको एक इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा। जैसे टाटा मोटर्स का स्पिन ऑफ है, इसका एडजस्टमेंट आपको भाव में नजर आएगा। टाटा मोटर्स के टाटा इन्वेस्टमेंट का स्टॉक स्प्लिट है और उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक इसके राइट्स इशू की एक्स डेट है। तो इन तीनों स्टॉक्स में आप देखें तो आपको भाव के एडजस्टमेंट नजर आएंगे। ग्लोबल में देखें तो US के मार्केट्स में जो फेड चेयरमैन है वो बोलेंगे तो उसका दूसरे दिन हमें इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। और IPO लिस्टिंग जिसकी अभी हम बात भी कर रहे थे, मच अवेटेड LG इंडिया, यहाँ पर नजर रखेंगे। बात करें 15 अक्टूबर यानी बुधवार की, तो यहाँ पर अर्निंग्स की लंबी लिस्ट। एक्सिस बैंक, HDFC लाइफ, HDFC AMC, L&T फाइनेंस, टाटा कम्युनिकेशंस, KEI इंडस्ट्रीज, एंजल वन, HDB फाइनेंशियल्स, IRFC, थोड़े से नाम मैंने आपको बताए हैं। और एक्स डेट में देखें तो SKF इंडिया यहाँ पर स्पिन ऑफ है। और ग्लोबल में सितंबर का जो है CPI का डेटा आएगा US का, अगले दिन हम इस पर रिएक्ट करेंगे। बात करें गुरुवार की यानी 16 अक्टूबर, तो US के PPI और रिटेल सेल्स के आंकड़े यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और फाइनली फ्राइडे के इवेंट्स में अर्निंग्स हैं JSW स्टील, पॉलीकैब, हैवेल्स, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, LTTS, 361, पूनावाला फिनकॉर्प, टाटा टेक और US के अनएम्प्लॉयमेंट के भी डेटा आएंगे। ओके, तो अगला हफ्ता काफ़ी एक्शन पैक्ड है और जिस तरीके से आशीष ने बोला तारीख पे तारीख, वीकेंड मूवी मोड में लग रहे थे आशीष। वीकेंड मूवी की बात हुई है तो राजेश अग्रवाल जी के पास चलते। राजेश अग्रवाल जी बताइए, इस वीक क्या कुछ देखने लायक है OTT पे और थिएटर पे, क्या कुछ रिलीजेस? श्रेया जी, ऐसा है कि OTT पे अगर कहा जाए तो कुछ इंटरेस्टिंग चीजें हैं। जैसे पहली तो सत्याराज, जो इसने बाहुबली में कटप्पा का रोल किया था, उसकी एक मूवी है त्रिबांधारी बर्बरीक। ये महाभारत काल में पांडव कुल में जन्मे बर्बरीक जी की कहानी है, जिसमें उनके पास 3 बाण थे और उन्होंने ये कसम खाई थी कि हमेशा हारी का सहारा बनेंगे, जो एकदम हार चुका है उसका सहारा बनेंगे। और उस तरीके से उसको करंट सिनेरियो में कन्वर्ट करके उन्होंने एक स्टोरी बनाई है। साइकोलॉजिकल थ्रिलर है, तो ये देखने की चीज होगी। वीरू जी जानते हैं कि मैं अक्सर खाटू श्याम जी जाता हूँ। ये बर्बरीक जी की मंदिर वो खाटू श्याम जी का ही है, तो इस वजह से मेरी इंटरेस्ट इसमें थोड़ा ज्यादा है। नाउ कमिंग टू हिंदी सीरीज की बात की जाए तो सर्च द नैना मर्डर केस है, जिसमें कोनकना शेन शर्मा है और 6 एपिसोड की ये सीरीज है, जिसमें एक बड़ी इन्फ्लुएंशियल फैमिली के इन्वॉल्वमेंट है। एक लड़की की लाश गाड़ी में मिलती है और उसको ये केस सॉल्व करती है, उस पे है। उसके अलावा कुरुक्षेत्र एक एनिमेटेड सीरीज है जो महाभारत के युद्ध पे बनी हुई है। वार 2 ऋतिक रोशन और जूनियर NTR की जो मूवी थी वो OTT पे रिलीज हो रही है। एक ताइवानीज रिवेंज ड्रामा है जो बहुत इंटरेस्टिंग हो सकता है, जिसमें 2 दुखियारी माएं अपने बच्चों के रिवेंज ले रही हैं एक गैंग लीडर के साथ। एक बूट्स करके मरीन अमेरिकन मरीन की स्टोरी है। लेकिन इस सब के बीच में मिराई करके एक बहुत अच्छी सीरीज हो सकती है, जो कि कहा जाए तो एक अशोका द ग्रेट जो एम्परर थे, उनके कुछ डॉक्यूमेंट्स है, उनको बचाने की कोशिश की जा रही है और उस तरीके से माइथोलॉजिकल टच भी दिया गया है उसमें है। इसके अलावा महफिल है जो एक म्यूजिकल ड्रामा है, जो एक ही रात में किस तरीके से क्लासिकल म्यूजिक और पोएट्री को कॉम्बाइन करके किया गया है। और सबसे अच्छी एक्शन अगर देखना हो तो मेरे ख्याल से द लास्ट फ्रंटियर होगा, जिसमें एक US मार्शल है जो एक बहुत रिमोट लोकेशन में अकेला एक ऑफिसर है और जहां पर एक प्लेन क्रैश होता है और उसमें से कई कैदी भाग जाते हैं और बाद में पता चलता है कि एक प्रिजन ब्रेक का ही एक स्कीम थी। तो ये कुछ एक OTT की रिलीज है। थिएटर की बात की जाए तो लगभग कुछ नहीं है, मैं कहूँगा सारी SME की लिस्टिंग है, फिर वो चाहे लॉर्ड कर्जन की हवेली हो, कंट्रोल हो, फल हो, रैम्बो हो, तो ऐसे कुछ है नहीं।
थिएटर रिलीज में देखने लायक जो कुछ है OTT में है, और बाकी का समय मैं कहूंगा कि दिवाली की घर में साफ सफाई करिए और मौज करिए। ये सही कहा आपने, लास्ट वाला ऑप्शन भी सबसे मजबूत है, सबसे अच्छा ऑप्शन यही है, वो यही होगा, मैं बता रहा हूँ अल्टीमेटली यही होगा। ये सही कहा आपने कि सिनेमाघरों में कुछ नहीं है, इसीलिए कल PVR चला थोड़ी देर के लिए, बाय कॉल भी आई, लेकिन उसके बाद सिंक हो गया, फिर आज नीचे 1090 पे। अच्छा राजेश जी, आपके कहने पे मैंने 2 सीरीज़ देखी थी, एक तो ट्रायल देखी थी काजोल की, बहुत शानदार, उम्दा, मतलब मज़ा आ गया, और एक देखी थी मैंने जानवर Z5 पे। ये जो कोंकणा सेल वाली सीरीज़ बताई आपने, कुछ वैसी है क्या ये भी, मतलब लगता वैसे ही है। और मैं कहूँ आपको कि कंगना सेन शर्मा, मुझे पता नहीं कि आपने पहले इनकी कुछ देखा है या नहीं देखा, ये बहुत शानदार एक्ट्रेस है, बंगाल को बिलोंग करती है, और मैं कहूंगा कि आपको इसको जरूर देखनी चाहिए। कोंकणा सेन को कौन नहीं जानता है राजेश जी, मतलब ऐसा मत कहिए, मेरे पे इल्जाम मत डालिए, आप स्टोरी बताइए। मैं इल्जाम नहीं डाल रहा हूँ, मैं बिल्कुल भी इल्जाम नहीं डाल रहा हूँ, मैं बस एक संभावना व्यक्त कर रहा था। बहुत शानदार सीरीज हो सकती है ये। मुझे वो ताइवान की रिवेंज स्टोरी वाली थोड़ी इंटरेस्टिंग नजर आ रही है। वो कौन सी सीरीज है राजेश अग्रवाल जी? कौन सी? ताइवान की जो 2 माएं रिवेंज लेने की कोशिश कर रही हैं। द रिस्ट्रक्चर्ड। पता नहीं राजेश अग्रवाल जी आपने देखी है कि नहीं, द ग्लोरी करके है, के ड्रामा है, वो भी एक रिवेंज बेस्ड है, काफी अच्छी सीरीज है द ग्लोरी, अगर आपने देखी हो तो। अनफॉर्चुनेटली मैंने आज तक एक भी के ड्रामा नहीं देखा, पता नहीं क्यों मुझे उसमें जमता नहीं। और दूसरे के ड्रामा ज्यादा रोमांस के लिए फेमस है, लेकिन वो बेसिकली बेस्ड है सर रिवेंज स्टोरी, काफी इंटरेस्टिंग है। हो सकता है, मैं कोशिश करूंगा उसे देखने की, लेकिन जैसा मैंने कहा इस हफ्ते कितना मैं अच्छा बहुत कुछ देखूं ना देखूं, श्रीमानधारी बर्बरी जरूर देखूंगा किस तरीका से उसने कोशिश करी है उसे मिक्स करने की। चलिए, राजेश जी ने कितनी वफादारी से सब कुछ बता दिया, लेकिन होनी सफाई है जनाब। मैं बता रहा हूँ आपको, दिवाली की सफाई इसी पे रहेगा जोर, है ना, इसी पे रहेगा जोर। चलिए जनाब, राजेश जी बहुत बहुत शुक्रिया इस चीज़ के लिए, मतलब पूरा विस्तार से आपने समझाया। इट्स 25287 निफ्टी जहाँ क्लोज होने की तैयारी करता हुआ करीब 0.42% यानी करीब आधा % ऊपर। बैंक निफ्टी अपना जो कंधे से कंधा है वो डे हाई से मिलाकर, मतलब आप समझिए कि क्लोज होने की तैयारी करता हुआ। सो जो इंडेक्स कैरी कर रहे हैं कन्वेक्शन फॉर मंडे वो है निफ्टी बैंक, अंडर द लीडरशिप ऑफ आई थिंक HDFC बैंक, ICICI बैंक रिवर्सल, HDFC बैंक मिडवे, और आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्यूट स्ट्रेंथ जिसे कहते हैं। एक बार डेरिवेटिव्स की ब्रेथ दिखाइए और जरा उसको देखने की कोशिश करते हैं, फिर चलेंगे क्लोजिंग की तरफ। और अगर आप डेरिवेटिव्स की ब्रेथ देखें, लॉन्ग शॉर्ट और लॉन्ग 96 शॉर्ट भी थे, इसमें कोई राय नहीं है, 68 शॉर्ट्स थे, और शॉर्ट कवरिंग करीब 39 में 9 में लॉन्ग अनवाइंडिंग। यानी सबसे जो अच्छी चीज़ है वो है आखिरी वाली डिजिट, अपने प्रॉफिट्स को बाजार में खड़े रहने देने का जो पोटेंशियल था वो लोगों को नज़र आ रहा था। ठीक है, अच्छी बात है। 96 लॉन्ग्स, आइए देखते हैं कौन कौन से थे और किन किन में था। देख, मेरे ख्याल से येस बैंक लीड कर रहा है, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, दिवीज लैब, न्यूज़ का इम्पैक्ट, सिप्ला न्यूज़ का इम्पैक्ट, बंधन बैंक, मिड कैप बैंकिंग में एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक यहाँ पर। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में आएगा शॉर्ट कवरिंग का आंकड़ा, और यहाँ पे CDSL बहुत अच्छी स्पॉटिंग थी राजेश जी की आज, क्लस्टर ऑफ मूविंग एवरेज से बाहर निकला, गोदरेज प्रॉपर्टीज़ के फिनटेक, आइनॉक्स विंड और BSC। और लास्ट स्लाइड उसका शेयर के पास चलेंगे कुछ देर के लिए, सेल, टाटा एलेक्सी, हिंदुस्तान जिंक, मनप्पुरम फाइनेंस और मुथूट फाइनेंस। शेयर बिल्कुल ब्रेथ आपके सामने रखी है FNO की फिलहाल, और बिल्कुल सही बात की आपने, PSU बैंक्स ने आज लीड किया शानदार रैली के साथ। आज मार्केट में क्लोजिंग होने की तैयारी है और निफ्टी PSU करीब 1.5% अप रहा आज के सेशन में। इसके अलावा अगर आप देखिए, हेल्थ केयर और फार्मा स्पेस ने जिस तरीके से इस रैली में कंट्रीब्यूट किया, शानदार रैली। लेकिन बैकफुट पर मेटल रहा, जिस तरीके से आज मुनाफा वसूली देखने को मिली कल की अच्छी रैली के बाद। ऑयल एंड गैस में फ्लैट और IT भी फ्लैट हुआ, लेकिन रियल्टी स्पेसिस ने यहाँ पर अच्छा मूव दिखाया। डेज हाई पर जो स्टॉक्स क्लोज हो रहे हैं, एक बार वो रख देती हूँ आपके सामने, बजाज ऑटो और फार्मा स्पेसिस सिप्ला, साथ ही HCL टेक, ITC, बजाज फाइनेंस और नेस्ले इंडिया। मैंने कल ही गावस्कर से पूछा था कि FMCG कमजोर हो, लेकिन नेस्ले इंडिया अच्छे खासे परफॉर्मेंस दिखा रहा है, और आज भी देखिए करीब 0.1% की तेजी के साथ डेज हाई पर क्लोज हो रहा है ये फिलहाल। तो ये कुछ स्टॉक्स जो अच्छा परफॉर्म करते हुए और डेज हाई पर क्लोज होते हुए। लेकिन ये पूरी क्लोजिंग रही कैसे, एक बार बिग वॉल पे समझ लेते हैं वीरेंद्र जी से। वीरेंद्र जी, ओवर टू यू। जी शायद एक बेहतरीन क्लोज की तरफ हम बढ़ते हुए, अगर हम सिर्फ एक वो वीकेंड पर वो जो अनुज बात कर रहे थे ना, वो दैट्स इम्पॉर्टेंट। वो एक झिझक सी होती है ना, अगर आप देखें, वही बस उसका डर है। अदरवाइज प्राइस वाइज, बिहेवियर वाइज
सेक्टोरियल रोटेशन वाइज सब कुछ शानदार था। फार्मा ने कंट्रीब्यूट किया, आईटी नहीं गिरा, सिंक नहीं हुआ, दैट्स इंपॉर्टेंट। और निफ्टी बैंक ने अपने हाथ में जो थी वो बागडोर संभाली हुई थी। इट्स 25286 फॉर निफ्टी। निफ्टी बैंक लगभग 56,640 पे। एडवांस डिक्लाइन रेशो वेल इन फेवर ऑफ बुल्स। सेंसेक्स लगभग 350 अंक ऊपर। मिड कैप्स में तेजी थी, अच्छी बात है यहाँ पर। और आईटी स्लाइड बैकफुट पे आके ट्रेड करता हुआ। और पीएसयू बैंक्स ने लीड इंडिकेटर के तौर पे काम किया। सुबह हमने वो जो स्पॉट किया था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसने लीड किया। देन रियल्टी में पुल बैक था, रिवर्सल, शॉर्ट कवरिंग। फार्मा में एक्यूट स्ट्रेंथ थी, दिवीज लैब में लीड किया यहाँ पर। उसके बाद कैपिटल मार्केट सेगमेंट पर शॉर्ट कवरिंग थी। बीएससी, एंजल, एमसीएक्स और सीडीएसएल सब में स्ट्रॉन्ग मूव था। निफ्टी बैंक 450 अंक ऊपर रहा। निफ्टी ऑटो इंडेक्स लगभग 0.5% ऊपर, लेकिन इसमें आज लीड इंडिकेटर रहा मारुति। शानदार मूव। बैकफुट पे थे मेटल्स, आज थोड़ा सा कूलिंग ऑफ हुई यहाँ पे क्योंकि इस हफ्ते चले भी काफ़ी थे। डिफेंस बैकफुट पे था, हालांकि सुबह बीएल ने बहुत स्ट्रॉन्ग मूव दिया था, लेकिन लेटर हाफ थोड़ा सा वो भी सिंक हुआ। आईटी फ्लैट, स्लाइट विद नेगेटिव बायस। और ऑयल एंड गैस इंडेक्स आज करीब करीब शांति रहा, करीब 11,457 पे। कुछ क्रिटिकल स्टॉक्स जो कि आज जिसे कहते हैं ना, जिनके हाथ में आज कमांड थी, दिवीज लैब 5.5% ऊपर। वाइल्डेस्ट बार, उसके बाद आप देखिए सीडीएसएल लगभग 3% ऊपर रहा, इसमें स्ट्रॉन्ग मूव था। और बैंकिंग में एसबीआई और पीएनबी, इनफैक्ट पीएनबी इस दौर की और इनफैक्ट अगस्त 2024 के बाद अब तक की सबसे हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी में कैनरा बैंक में मूव था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मूव था। और प्राइवेट बैंकिंग में एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, इंडसइंड बैंक सब ने डिलीवर किया। और सिप्ला एक और काउंटर। तो शानदार क्लोज। और मैं एक बार जरा वीकली क्लोज पर नजर डालूं तो इस वीकली कैंडल को अगर आप इसकी पैमाइश करें तो हमने शुरुआत की थी करीब 24,935 से। हमने हाई क्रिएट किया, आज ही जो क्रिएट किया, तो एक बहुत ही शानदार कैंडल क्रिएट हुई। और ये हमको 11 जुलाई 2025 के बाद की अब तक की सबसे हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी में ले जाके प्लेस कर दिया इसने। तो सब कुछ ठीक ठाक है, बस एक ही बात का हमें रखना है ख्याल कि ट्रंप न कर दें कोई बवाल। बिल्कुल सही ट्रंप न कर दें कोई बवाल, इसी बात का रखना है ख्याल। और बाकी सोमवार को आपसे फिर इस पूरे पैनल की मुलाकात होगी। और अपना रखिए ख्याल एंड हैव अ नाइस वीकेंड। हैव अ नाइस